अब तक है वंश के कौंडिन्य राजाधिपति पौरस्बत ने दक्षिणा पथ के सभी राज्यों को जीतकर एक बृहत् साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों ने साम्राज्य की अखंडता की रक्षा नहीं की। 10वीं पीढ़ी के राजा श्रीदत्त के समय तक सभी सामंतों और राजाओं ने कौंडिन्य से अलग होकर अपनी अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी और कौंडिन्य पुनः साम्राज्य से सिमटकर एक छोटा राज्य मात्र रह गया। जो राजा कभी कौंडिन्य साम्राज्य के अधीन थे, वे ही अब मिलकर कौंडिन्य पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। कौंडिन्य के तत्कालीन राजा श्रीदत्त का पुत्र विजयदत्त उस समय गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी कर कुछ दिनों में लौटने ही वाला था कि उसे अपने पिता से तत्काल राजधानी लौट आने का संदेश मिला। श्रीदत्त ने अपने पुत्र को अपने पड़ोसी राज्यों के मंसूबों और चालों की जानकारी दी। इसके बाद महाराज ने पुनः कहना आरंभ किया। मराल ने अनुभव किया कि उसके बेटे की हठ से समस्या और जटिल हो सकती है। वह निर्णय नहीं कर सका कि बेटे को क्या कहे। वह अपने बेटे को अप्रसन्न भी नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने इस बात पर राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचना शुरू कर दिया और कालिंदी नरेश माधवसेन के अंतरंग जीवन की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का निश्चय किया। गुप्तचरों से प्राप्त जानकारी से उसे यह ज्ञात हुआ कि इंदुमती के स्वयंवर में माधवसेन को मात्र औपचारिकता के लिए बुलाया गया था। माधवसेन को भी इंदुमती के साथ विवाह में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन जब इंदुमती ने उसके गले में वरमाला डाल दी तो उसे विवाह करना पड़ा। विवाह के पूर्व कालिंदी और कौंडिन्य राज्यों के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं थे। इंदुमती की मृत्यु के बाद जब माधवसेन ने अन्य राजकुमारी बसुमती से विवाह किया तब तो दोनों के संबंध और फीके पड़ गए। साथ में उसे यह भी पता चला कि माधवसेन राजसत्ता और ऐश्वर्य का महत्वाकांक्षी है। माधवसेन की इस दुर्बलता से लाभ उठाने के लिए मराल ने एक रणनीति बनाई। माघ शुक्ल सप्तमी के दिन अपने कुल देवता भगवान भास्कर की रथयात्रा में सम्मिलित होने के लिए उसने माधवसेन को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और समारोह में अवश्य पधारने के लिए विशेष रूप से आग्रह किया। माधवसेन को चंपक राज्य की ओर से इससे पूर्व कभी निमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए इस आमंत्रण पर उसे आश्चर्य हुआ। लेकिन भगवान भास्कर का उत्सव समझकर माधवसेन उसमें परिवार सहित सम्मिलित हो गया। चंपक राज्य में रथ सप्तमी के दिन प्रतिवर्ष रथ यात्रा का यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। परंपरा के अनुसार उस दिन प्रातःकाल सूर्य भगवान की स्वर्ण प्रतिमा एक विशाल रथ में सजाई जाती और राजा तथा युवराज के अतिरिक्त राजा के मनोनीत राज परिवार के 5 अन्य प्रमुख व्यक्तियों द्वारा यह रथ नगर के मुख्य मार्गों एवं वीथियों पर खींचा जाता। यथापूर्व इस वर्ष भी उत्सव का आयोजन किया गया। एक विशाल रथ में सूर्य भगवान की स्वर्ण प्रतिमा सजा दी गई और रथ में रथ को खींचने वाले 7 व्यक्तियों के लिए 7 रस्सियां बांध दी गईं। उत्सव के आरंभ में चंपक के राजा मराल ने घोषणा की कि इस वर्ष इस शुभ अवसर पर कालिंदी नरेश माधवसेन हमारे विशिष्ट अतिथि हैं और राज अतिथि के रूप में रथ खींचने वाले 7 व्यक्तियों में से ये भी एक हैं। इन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार करके और रथ यात्रा के उत्सव में भाग लेकर न सिर्फ इस महोत्सव को बल्कि हमारे पूरे राज परिवार को गौरवान्वित किया है। यद्यपि हमारी परंपरा के अनुसार सिर्फ हमारे राज परिवार के लोग ही रथ को खींचते आए हैं, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि के रूप में ये हमारे राज परिवार से भी अधिक महत्व रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार अतिथि देवतुल्य होता है, अतः ये हमारे राज परिवार से अधिक सम्मानीय हैं। इसलिए मैं कालिंदी नरेश माधवसेन से अनुरोध करता हूं कि भगवान भास्कर का रथ खींचने के लिए सर्वप्रथम ये ही रथ के सामने आए। मराल ने रथ खींचने के लिए स्वयं माधवसेन की कमर में रस्सी बांधी। रथयात्रा के बाद अतिथि के सम्मान में एक विशिष्ट भोज का आयोजन किया गया। माधवसेन मराल का इतना सम्मान पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके प्रति कृतज्ञता से भर गया।
उन्होंने अन्य अतिथियों के समक्ष इतनी प्रशंसा और सम्मान के लिए मराल का आभार व्यक्त किया। लेकिन आभार व्यक्त करते समय माधव सेन को लगा जैसे मराल उसकी बातों को महत्वहीन समझ रहे हों। इससे माधव सेन के हृदय को थोड़ा धक्का लगा। बाद में जब दोनों एकांत में मिले तो माधव सेन ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, राजन भोज के उपरांत जब मैं आपके आदर भाव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था, तब आप कुछ अन्यमनस्क दिख पड़े। कहीं मेरी बात से आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मराल भूपति आश्चर्य से बोले, क्या कह रहे हैं आप? भला ऐसा कभी हो सकता है? आप हमारे पूज्य अतिथि हैं। क्या मैं ऐसी धृष्टता अपने अतिथि के साथ कर सकता हूं? दरअसल मैं उस समय कुछ और सोच रहा था और आपसे ही कुछ कहना चाह रहा था, इसीलिए आपको ऐसा लगा होगा। आप क्या कहना चाहते थे? निःसंकोच बताइए, माधवसेन ने कृतज्ञ भाव से कहा। उस समय भी यही सोचकर मैंने अपने आप को रोक लिया कि आपको मेरी इच्छा पूरी न कर सकने के कारण आपको कष्ट होगा, क्योंकि सचमुच वह होने योग्य कार्य नहीं है। वैसे आपके लिए हो सकता है वह छोटा सा कार्य हो, लेकिन हमारे पूरे राज परिवार के लिए सौभाग्य होगा। यदि किसी कारणवश वह संभव नहीं हुआ तो आपके मन में यह मलाल रह जाएगा कि मुझे इस राज्य ने इतना सम्मान दिया और मैं इनकी एक छोटी सी बात न रख सका। मराल भूपति ने माधव सेन को अपने वागजाल में फंसाने का प्रयास किया। आप कहिए तो सही, मुस्कुराते हुए माधवसेन ने कहा। बात यह है कि संकोच करते हुए मराल भूपति ने कहना शुरू किया, जब से मेरे पुत्र ने आपकी राजकुमारी के रूपगुण की चर्चा सुनी है, तब से वह उसी से विवाह करने का हठ कर रहा है। मैंने उसे समझाया कि कौंडिन्य राज्य से उनका संबंध है और वहां का युवराज भी विवाह योग्य हो गया है, इसलिए शायद उसी से विवाह की बात चल रही हो। लेकिन मेरे पुत्र ने कहा कि कौंडिन्य कभी सार्वभौम रहा होगा, परंतु अब वह कालिंदी के अनुरूप उसका प्रभाव नहीं रहा। वहां के दुर्बल और अयोग्य शासकों के कारण कौंडिन्य की शक्ति क्षीण हो गई है, इसलिए श्रीलेखा के गुण के अनुरूप वहां का युवराज योग्य वर नहीं होगा। रूप सौंदर्य पर वीरों का अधिकार होता है और वे ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। जिस दिन वह मुझे वरण करेगी, मैं दक्षिणापथ के सभी राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की उसे महारानी बनाऊंगा। इतना ही नहीं, उसके पुत्रहीन पिता को उनके अपने पुत्र के समान श्रद्धा और प्यार दूंगा तथा कौंडिन्य राज्य को जीतकर वहां के ऐश्वर्य का अर्धभाग उन्हें भेंट कर दूंगा। इतना कहकर मराल चुप हो गया और माधव सेन की मुखाकृति की ओर ध्यान से देखने लगा और यह जानने की कोशिश करने लगा कि उनके मन में इन बातों की क्या प्रतिक्रिया हो रही है। माधवसेन ने ऐसा सोचा तक नहीं था कि मराल भूपति के मन में ऐसी बात होगी। वह इस प्रस्ताव को सुनकर स्तंभित रह गया, लेकिन धीरे धीरे उसे इस प्रस्ताव में अपना लाभ दिखाई देने लगा। कौंडिन्य के अपार ऐश्वर्य और भेंट में मिले निधि निक्षेप के बारे में उसे भी मालूम था। कौंडिन्य की दिन व दिन गिरती अवस्था से भी वह परिचित था। वह अपने भविष्य के बारे में महत्वाकांक्षी हो उठा और सार्वभौमत्व का सपना देखने लगा। दोनों में कई घंटों तक बातचीत होती रही। इस दौरान मराल ने अपनी वाक्चातुरी से माधवसेन को अपनी ओर झुका लिया और कौंडिन्य पर आक्रमण करने के षड्यंत्र में उसे भी शामिल कर लिया। उन दोनों के बीच माघ मास में जब समझौता होने वाला था, तब तुम्हारे गुरुकुल वास की अवधि समाप्त होने में 6 महीने शेष थे। यद्यपि अब तुम्हारी शिक्षा 1 महीने में पूर्ण हो जाएगी, फिर भी तुम्हारे गुरु कृष्णचंद्र का निर्णय था कि वे तुम्हें नवरात्रि के पश्चात ही गृह भेजेंगे। यह मराल को मालूम हो गया था, इसीलिए तुम्हारे गुरुकुल से वापस आने के पूर्व ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने की उन्होंने योजना बनाई। माधवसेन प्रतिवर्ष चैत्र मास में वसंतोत्सव के अवसर पर हमारे यहाँ आता है। इस वर्ष भी वह अवश्य आएगा, लेकिन प्रयोजन दूसरा होगा। वह गुप्तचर्या का प्रयास करेगा
और हमारे सैन्य बल का सही अंदाज जानने के लिए विवरण एकत्र करेगा। यह भी उनके षड्यंत्र का एक भाग है। वैशाख और ज्येष्ठ मास में वे कालिंदी, चंपक और कुंद राज्यों की सम्मिलित सेनाओं को एक स्थान पर संगठित कर विशेष प्रशिक्षण देंगे। आषाढ़ में गर्मी कम हो जाती है, आकाश में बादल छा जाते हैं और वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। सेनाओं की गोपनीय गतिविधि के लिए यह उपयुक्त मास है। आठ इस महीने में तीनों राज्यों की सेनाएं कौंडिन्य को घेर लेंगी। यही उनकी योजना है। आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी है। इस समय तीनों सेनाएं युद्ध की तैयारियों में व्यस्त होंगी। कुछ ही दिनों में हमारी जन्मभूमि रणभूमि में बदल जाएगी। अकस्मात ऐसी स्थिति आ जाने के कारण मुझे तुम्हें अचानक बुलाना पड़ा। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। मैं तो निराश होकर नीति के समक्ष घुटने टेक चुका था, लेकिन राजगुरु शिवानंद ने मुझमें नई आशा और उत्साह का संचार कर दिया है। गुप्तचरों से जैसे ही शत्रुओं का षड्यंत्र मुझे मालूम हुआ, मैं तुम्हारे भविष्य के प्रति चिंतित और भयभीत हो गया। मैंने तुम्हारी जन्म कुंडली गुरुदेव को दिखाई और तुम्हारे भविष्य के विषय में जानना चाहा। उन्होंने बहुत गहराई से उसका अनुशीलन किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया। फिर वे अखंड ध्यान में बैठ गए। ध्यानावस्था में उनकी अंतर्दृष्टि के सामने से उदित सूर्य का बिंब तीव्र गति से जाता हुआ नागराज, उज्ज्वल रूप में चमकता हुआ सुवर्ण और 6 सुंदर कन्याएं गुजरी। इन प्रतीकों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने बताया कि युवराज की कुंडली विचित्र है। उसका वर्तमान समस्याओं से घिरा है, प्राण संकटमय है। फिर भी बलशाली ग्रहों के समर्थन के कारण अंतिम विजय उसी की होगी, लेकिन पूर्णिमा से पहले उसका यहां रहना आवश्यक है। कुंडली के अनुसार उसे शीघ्र ही नई निधि मिलने वाली है। नगर के पूर्व के परती मैदान को तुम्हारे सामने ही खुदवाने के लिए उन्होंने कहा है। खोदने का निश्चित स्थान मंत्र जल छिड़ककर गुरु ही बताएंगे। मैंने विशेष तौर पर इसीलिए तुम्हें बुलाया है। अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए। हो सकता है पूर्णिमा के दिन ही खुदाई का काम प्रारंभ करें। श्रीदत्त ने अपने पुत्र विजय को विस्तार से सारा विवरण सुनाकर एक लंबी सांस ली। लेकिन पिताश्री, जब हमारे सिर पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हों और हम शत्रुओं से घिरे हुए हों, तो निधि को इतना महत्व देना और इस पर समय नष्ट करना क्या बुद्धिमानी होगी? विजय ने संदेह प्रकट करते हुए कहा। मैंने भी पहले गुरु शिवानंद के सामने यही संदेह प्रकट किया था। श्रीदत्त ने विजय के संदेह का निवारण करते हुए कहा। लेकिन फिर भी उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी परिस्थिति में खुदाई के कार्य को स्थगित करना ठीक नहीं होगा। उनका विश्वास है कि इससे हमारा सब प्रकार से कल्याण होगा। उनके अनुसार इस कार्य में अधिक से अधिक 3 दिन लगेंगे। मैंने इसीलिए निश्चय किया कि गुरु शिवानंद के आदेशानुसार ही कार्य करेंगे। विजयदत्त पिता के उत्तर से संतुष्ट होकर बोला। हम धर्म, न्याय और सच्चाई के साथ अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए यथाशक्ति प्रयास करें और इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं कि अंत में सत्य की ही विजय होगी। स्वदेश की रक्षा में प्राणों की आहुति देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। श्रीदत्त को विजयदत्त की बात बहुत अच्छी लगी। उसकी बात में उसके ऊंचे विचार और समस्त परिस्थिति के प्रति उसके स्वस्थ दृष्टिकोण का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। श्रीदत्त ने यह भी अनुभव किया कि विजयदत्त ने जिस धैर्य, मनोभाव, गंभीरता, शांति और आत्मविश्वास के साथ आने वाली आपत्ति का विवरण सुना और जिस प्रकार वाणी या चेहरे के भाव में बिना घबराहट या प्रतिक्रिया के अपने को संयत रखा, उससे इसमें छिपे एक सम्राट के योग्य परिपक्व व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। वह मन ही मन इसकी उत्तम शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु कृष्णचंद्र के प्रति कृतज्ञता अनुभव कर रहा था। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि एक युवक महाराज से तुरंत मिलने का हठ कर रहा है और यह बता रहा है कि लक्ष्मी देवी का पत्र आ गया। महाराज ने उसे अंदर बुलाने का संकेत दिया।
युवक अंदर आते समय महाराज के पास विजयदत्त को बैठे देखकर ठिठक गया। विजयदत्त ने उसे देर तक एकटक देखा और फिर उसे पहचानते हुए पिता से कहा, पिताश्री। लक्ष्मी देवी का पत्र लाने वाला युवक और कोई नहीं बल्कि स्वयं श्रीलेखा है। महाराज ने आगे बढ़कर अपनी धर्म बहन की बेटी और अपनी भाभी बहू को प्यार से गले लगा लिया और पूछा, सब कुशल तो है? तुम अकेली इस वेश में? माँ ने कहला भेजा है कि विपरीत परिस्थितियों में कोई अन्य विकल्प न देखकर अपनी बेटी को आपकी शरण में भेज रही हैं। इसकी रक्षा करना अब आपका दायित्व है। मानव धर्म के नाते यह आपकी बेटी है और सामाजिक धर्म से यह आपकी धरोहर, आपकी बहू है। आंसू बहाते हुए श्रीलेखा ने कहा। श्रीलेखा की बातें सुनकर महाराज विह्वल हो गए। सोचा, किसी अवश्यंभावी संकट के कारण ही वसुमती ने ऐसा जोखिम भरा कदम उठाया होगा। फिर श्रीलेखा को आश्वस्त करते हुए बोले, माँ ने तुम्हें ठीक स्थान पर भेजा है बेटी। तुम्हारा वास्तविक घर यही है और इस पर तुम्हारा अधिकार है। फिर इस घटना के दूसरे पक्ष पर विचार करते हुए उन्होंने मन ही मन संतोष व्यक्त किया और विजयदत्त से कहा, जिस परिणाम के लिए हमें कितनी बुद्धि और शक्ति लगानी पड़ती, वह भागवत कृपा से सहज ही हो गया। श्रीलेखा का अनायास आगमन तुम्हारे लिए शुभ संकेत है। हम क्षत्रियों के लिए गांधर्व विवाह धर्मशास्त्र के अनुकूल है। ऐसी परिस्थिति में इसके अतिरिक्त हम और कुछ कर भी नहीं सकते। हर क्षण बिगड़ते हालात में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कल क्या होगा। इसीलिए मेरा तो सुझाव यह है कि तुम दोनों इसी समय गंधर्व रीति से परिणय बंधन में बंध जाओ। फिर उन्होंने श्रीलेखा की ओर देखकर पूछा, तुम्हारा क्या विचार है बेटी? महाराज की बातें सुनकर श्रीलेखा का मुरझाया चेहरा खिल उठा। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जो आशा निष्प्राण हो गई थी, मानो उसे फिर से जीवन मिल गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह इतना शीघ्र और इतनी आसानी से अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच गई। उसने एक बार विजयदत्त की ओर देखा, फिर नजरें झुका लीं। विजयदत्त ने एक बार पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में संभावी अनिष्ट की चिंता और वर्तमान की खुशी धूपछाव की तरह झिलमिला रही थी। जैसी आपकी इच्छा, उसके मुंह से अनायास ही ये शब्द निकल पड़े। बेटे की स्वीकृति मिलते ही आनंद विभोर होकर महाराज ने कहा, शुभस्य शीघ्रम। गांधर्व विवाह के लिए संकल्प शक्ति ही शुभ मुहूर्त है। इतना कहकर उन्होंने श्रीलेखा का हाथ विजयदत्त के हाथ में दे दिया। पाणिग्रहण होते ही दोनों ने महाराज के चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया।